दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हमारी कंप्यूटर की क्लास रेगुलर चल रही है और मैंने वादा किया था आपसे रीट के लिए पूरा कंप्यूटर कोर्स मैं यहीं पे करवा दूंगा आपका। जो भी कंप्यूटर में क्वेश्चन आने वाले हैं इसी से पुटअप होंगे। तो इसकी सीरीज का आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास में पहले से अपलोड कर चुका हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम होगा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, जो कि रीट में क्लियरली इसी नाम से मेंशन्ड है। आप अदर कंपटीशन के लिए भी इसे काम में ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये क्लास रीट वालों के लिए, रीट वाले बच्चों के लिए है। तो शुरू करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स को एक बार हम मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं। उपकरण क्या कहलाता है, क्या चीज है उपकरण? टूल्स को हम हिंदी में औजार भी कहते हैं, उपकरण भी कहते हैं। हम इनको हथियार कहेंगे ये ठीक नहीं होगा, लेकिन उपकरण या औजार कह सकते हैं। अब इसमें जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसमें औजार या उपकरण दो तरीके से हो सकते हैं। एक हार्डवेयर हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। हार्डवेयर वे सारे उपकरण आते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे सीपीयू मतलब जो कंप्यूटर का कैबिन होता है, मदरबोर्ड, स्पीकर्स, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर के हिस्से हैं जिनको हम आसानी से हाथ लगा सकते हैं, टच करके महसूस कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में वह सारी चीजें आती हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। हम उनको छू कर नहीं देख सकते, छू कर महसूस नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारा कोई टेक्स्ट है, इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दिख रहा है हमें सूचना प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको हाथ लगा के ये नहीं कर सकते कि सूचना को अलग से हाथ लगा के उठा दिया, प्रौद्योगिकी को अलग से हाथ उठा दिया और टूल्स को अलग से उठा दिया। तो मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसमें आते हैं मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं, जो भी एप्स वगैरह होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और भी एप्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकते हैं। और कोई भी मोबाइल की भाषा हो सकती है, प्रोसेसिंग हो सकती है उसकी। तो ये सारे सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। तो मोटे तौर पे मैंने समझा दिया है, आगे और अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है: उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर। मैंने बताया था कंप्यूटर पहले भी हमने चर्चा की थी उसकी पीढ़ी की, लेकिन अब कंप्यूटर के प्रोसेसर की, कंप्यूटर का वर्गीकरण तथा कंप्यूटर के प्रोसेसर की चर्चा करेंगे। सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। मैं मुख्य कंप्यूटर सीपीयू को ही बोलते हैं। आगे, उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, दो उद्देश्य होते हैं कंप्यूटर के। सामान्य उद्देश्य कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन। मैंने बताया था स्मार्टफोन भी कंप्यूटर की ही गणना में आता है। तो डेस्कटॉप हो गया अपना जो कंप्यूटर होते हैं जो मित्र वाले इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप अपन पर्सनल इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक कोई भी नोटपैड हो गया, टैबलेट हो गई, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया। अब विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। वो किस मशीन तौर पर इस्तेमाल होता है वो देख लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे मौसम विज्ञान, कृषि विभाग, युद्ध तथा अंतरिक्ष की जानकारी, ये भी कंप्यूटर के ही उपयोग है। इसमें भी कंप्यूटर के द्वारा निर्मित मशीन इस्तेमाल की तथा ये कंप्यूटर ही माना जाता है उनको भी। अनुप्रयोग कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये हो गए 3 कंप्यूटर। ये कार्य के आधार पर हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे पे आता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरे पे हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर सीधा समझ लीजिए जिसमें ज्यादातर एआई का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या किसी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं होता डायरेक्टली। हालांकि इनडायरेक्टली उसमें होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। उसमें सिर्फ गणना या कुछ लिमिटेड कार्य होते हैं, उस देख लेते हैं। वो डिजिटल नहीं होता, एक तरीके से जैसे घड़ी सुई वगैरह होती है। एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य ना करते हैं, भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करता है। भौतिक डाटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत तथा अन्य द्रवों की प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, विज्ञान के क्षेत्रों जहां निरंतर भौतिक राशियों का मापन की आवश्यकता होती है। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण देख लीजिए, स्पीडोमीटर जो गाड़ियों में लगा होता है, कार वगैरह, कार बाइक में लगा होता है, घड़ियां मैंने बताया था, घंटे की घड़ी जो सुई वगैरह है, हालांकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है लेकिन वो डिजिटल नहीं है। विद्युत मोटर जो अपनी मोटर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है लेकिन डिजिटल नहीं, कंप्यूटर का ही हिस्सा है, मशीन है जो कंप्यूटर है। थर्मोमीटर, ये भी थर्मोमीटर पारा से चलता है। वोल्टेज मीटर, वोल्टेज मापते हैं, उसमें वोल्टेज का पता चलता है। अब सेकंड पे आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का सीधा सट समझ में आ रहा है। डिजिटल का मतलब कोई स्क्रीन वगैरह होगी, कोई नंबरिंग वगैरह आती होगी। उस डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की जानकारी के साथ
सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किया जाते हैं, जो हम यूज करते हैं मोबाइल वगैरह। कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ते हैं। हम लगभग डिजिटल या हाइब्रिड के बारे में पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनमें से सीधे तौर पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि वो भी टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन उसमें फिजिकली ज्यादा टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज्यादा काम नहीं है उसमें। इसमें निरसन गणना करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। डिजिटल कंप्यूटर उन्हीं डाटा पर कार्य करता है जो बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। मैंने ये कंप्यूटर की भाषा है, बाइनरी डिजिट बोलते हैं जिसको। डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें दोनों मिक्स होंगे, कहीं कहीं स्पीडोमीटर वगैरह भी होगा, कहीं नंबरिंग भी होगी। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताओं का समावेश होता है, मतलब दोनों कंबाइंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने व तार्किक विचार करने का भी कार्य कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। देखते हो आप कहीं, अभी तो हालांकि डिजिटल कर दिया गया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में भी। बहुत सी जगह आप देखते हो कि ऑक्सीजन का लेवल नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है अभी, और वहीं पे स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और अब स्टेथोस्कोप भी डिजिटल आने लग गए हैं। ब्लड सर्कुलेशन मापन जो है वो भी डिजिटल आने लगे हैं। ये ज्यादातर डिजिटल हो गए हैं, लेकिन अभी भी चिकित्सा के क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आकार के आधार पर देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर हो गए आकार के आधार पर। कोई पूछ ले कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, सीधा सट उत्तर आएगा 4 कंप्यूटर। चार प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और सुपर कंप्यूटर हो गया। इसमें सबसे बड़ा साइज होता है जो सुपर कंप्यूटर होता है, और सबसे छोटा साइज होता है जो माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो से ही पता चल रहा है, माइक्रो के बाद मिनी आ जाएगा। साइज ये आरोही क्रम में साइज है, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है, मतलब एक चिप में ही पूरा कंप्यूटर काम करता है। 1971 में MITS कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहला माइक्रो कंप्यूटर ALTAIR 8800 विकसित किया गया। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पिछले कई कंपटीशन में। तो भारत का जो पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ। याद रहेगा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मल्होत्रा याद कर लेना, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ माइक्रो कंप्यूटर को BARC कंपनी मुंबई द्वारा बनाया गया था। जो सिद्धार्थ है, जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी के काम है वो ज्यादातर मुंबई और बेंगलुरु से ही रिलेटेड होंगे, आगे भी ध्यान रखना। और अदर अब तो हालांकि साइबर सिटी में है, गुड़गांव भी आता है, लेकिन जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के कार्य शुरू हुए थे वो मुंबई और हैदराबाद या बेंगलुरु से इस्तेमाल शुरू हुए थे। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, पीसी भी कहा जाता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग एक ही चिप पे काम करता है, एक चिप का मतलब मदरबोर्ड पे काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर को उदाहरण है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये भी डिजिटल असिस्टेंट जैसे है सिरी वगैरह हो गया, और गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा वगैरह हो गया, ये PDA में आते हैं। टैबलेट और पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप मतलब हथेली के बराबर, जो हम ज्यादातर डिजिटल बोर्ड्स पे इस्तेमाल करते हैं। नीचे बैठे मैंने बताया था, कोई भी क्लास लेते लेक्चर वगैरह लेके वो टेबल पे रखा हुआ था, उस पर लिखते हैं, जो सामने स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये बड़े को इग्नोर किए, ये बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मतलब इसकी परिभाषा कोई ऐसे हम निश्चित परिभाषा नहीं कह सकते। माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच में है तो मिनी हो गया। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, अर्थात यह बहु उपयोगकर्ता का अवधारणा पर कार्य करता है। बहु उपयोगकर्ता पर ये भी काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा ये काम करता है। इसका प्राय बड़े कार्यालय, बैंक आदि में किया जा सकता है। आप देख सकते हो बैंक में ज्यादातर आप देखोगे कि एंट्री वाले के पास में भी वही रिकॉर्ड मिलेगा आपको, कैशियर के पास में वही रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि आप एंट्री वाले के पास में आपको 300 रुपए दिखा रहे और कैशियर के पास उसी अकाउंट में आपको 342 रुपए दिखा रहा है, ऐसा नहीं होगा। सभी के पास एक ही अमाउंट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे हुए जो सारे कंप्यूटर वो एक लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, और वो लगभग एक ही पीसी के अलग अलग बक्से बना दिए जाते हैं, उनसे लगे होते हैं, और सारे केबल से ज्वाइंट होते हैं। वो ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिनी कंप्यूटर को उदाहरण है Cat 202
टू SDS92 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990। विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर है PDP-8। इसको में इंडिया से रिलेटेड कोई नहीं है, तो विश्व का याद रख लेना, PDP-8 बिल्कुल सिंपल है। आप इंडिया का रख लेना, मिनी जो माइक्रो कंप्यूटर में सिद्धार्थ सबसे पहले है, जो BARC मुंबई ने बनाया था। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का से सीधे शब्द समझ में आ रहा है, कोई फ्रेम है उसमें कंप्यूटर फिक्स हो रखा है, लेकिन साइज फ्रेम का तो बड़ा होना होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर पे कई कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियां, अनुसंधान संस्थाओं, बड़े व्यवसायिक संगठनों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को उदाहरण है IBM 4300, IBM 4381, VX8842, और ये आ जाए फ्यूजिसु, ICL, VME, हिटाची 2800, CDS, साइबर सीरीज। ये सारे क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। ये मिनी कंप्यूटर का ही बड़ा रूप है, सारे काम वही होते हैं लेकिन उसका बड़ा रूप हो जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी एग्जाम की दृष्टि से भी सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक्रो मिनी मेन फ्रेम को कोई नहीं पूछता, लेकिन सुपर कंप्यूटर से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आता है। इसमें ये भी पूछ सकता है पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का कौन सा है, और सबसे ज्यादा तेज काम करने वाला और सबसे अच्छी प्रोसेसिंग वाला कंप्यूटर कौन सा है, और जिसका साइज के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक तीव्र प्रोसेसिंग वाला कंप्यूटर है। तीव्र माने तेज प्रोसेसिंग वाला। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट जब तक है उसकी भी सेकंड में काउंट हो जाती है। मतलब ये बहुत ही स्पीडली काम करता है। कहने का मतलब जो बाकी 3 कंप्यूटर हैं साइज के आधार पे, उनसे सबसे ज्यादा स्पीड से काम करता है। हालांकि पहले सुपर कंप्यूटर बना था, बाद में माइक्रो आए थे, उनकी स्पीड कम थी, लेकिन अब स्पीड इनकी ज्यादा कर दी गई है। सुपर कंप्यूटर में समांतर क्रम में प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसे उच्च क्षमता वाले प्रोसेसर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें कई कई प्रोसेसर उच्च क्षमता के लगे हुए होते हैं और वो एक साथ कार्य कर सकते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है CDS 6600। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है। आप स्टेट लेवल की भर्ती देख ले, सेंट्रल लेवल की भर्ती देख ले, सभी में आया हुआ है। CDS 6600 1964 में कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया, लेकिन ये कंप्यूटर सफल नहीं रहा, मतलब असफल का कंप्यूटर है। 1979 में प्रथम सफल कंप्यूटर क्रे के सुपर कंप्यूटर, ज्यादातर क्रे पूछा जाता है, के भी लगा देते हैं, क्रे के सुपर कंप्यूटर जो सफल कंप्यूटर। अगर पूछ ले पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो CDS 6600। लेकिन पूछ ले कि सबसे पहले बना हुआ सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे के सुपर कंप्यूटर है। अब देखो सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर के को माना जाता है। देखो वहां के और के रिलेट कर रहा है, सेमूर के और क्रे के। तो सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर के को माना जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। ये क्वेश्चन परम 8000 क्वेश्चन काफी बार आ चुका है अब तक कंपटीशन में। तो जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, मतलब परम 8000। इंग्लिश में है कैपिटल P, कैपिटल A, R, कैपिटल A और कैपिटल M, और इसके बाद डैश और 8000। ये ऐसे है। आप इसको परम हम हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन PARAM बोलेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि सारे कैपिटल लेटर्स हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। परम 8000 को विजय भटकर कई जगह विजय भटनागर भी आया हुआ है, लेकिन विजय भटकर दे रखा है। विजय भटकर याद कर ले, भटनागर आपको याद हो, वहां पे ऑप्शन में पता चल जाएगा। ये सब तो है नहीं कि ऑप्शन में एक में भटकर दे दिया, एक में भटनागर दे दिया, ऐसा नहीं करते। डिजाइन किया गया 1991 में सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया। पुणे महाराष्ट्र में है, वहां पे इसको विकसित किया गया। सीडेक ये ज्यादातर कंप्यूटर डेवलपिंग एजेंसी वगैरह होती है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर BARC मुंबई द्वारा संस्था द्वारा बनाया गया था। पेज सीरीज के कंप्यूटर अनुराग हैदराबाद द्वारा। मैंने बताया था मुंबई और हैदराबाद इसकी ज्यादातर सिटी जो मुख्यतः टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिटी है वो मुंबई और हैदराबाद है। मुंबई महाराष्ट्र में है, पुणे भी महाराष्ट्र में है, हैदराबाद तेलंगाना में है शायद अभी। परम सीरीज के कंप्यूटर सीडेक पुणे द्वारा संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। परम सीरीज के कंप्यूटर परम 8000, परम 10000, परम अनंत, परम पदम, परम 2600, परम 9905, परम युवा, परम सिद्धि आदि हैं। आप देख रहे हो इसमें परम ज्यादातर कैपिटल लेटर्स में ही है। परम की फुल फॉर्म आगे डिस्कस कर लेंगे, वैसे आपको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर IITM संस्था द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया। एरावत सुपर कंप्यूटर को सीडेक पुणे द्वारा संस्था द्वारा बनाया गया।
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। ये याद करने के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्र नियंत्रण, अनुवांशिकी अभियंत्रण, मतलब देश से रिलेटेड जो सारे बड़े 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 काम है वो सारे सुपर कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। ल्यूमी यूरोप का सबसे तेज कंप्यूटर है। ल्यूमी नाम का जो कंप्यूटर है यूरोप का सबसे बड़े कंप्यूटर और सबसे तेज कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है एरावत। एरावत याद रखना है, एरावत हाथी को बोलते हैं। एरावत किसको बोलते हैं? हाथी को। और भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एरावत है। हालांकि हाथी की स्पीड सबसे कम है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर साइज के हिसाब से बड़ा कंप्यूटर, इसलिए एरावत बोल देते हैं। अब हमने कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या उपकरण होते हैं। तो सीपीयू होता है, बेसिकली वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर मेनली सीपीयू को ही बोलते हैं। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय तार्किक गणनाएं कर उसे सूचना में बदलने का कार्य प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए जाते हैं पहले सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है, मतलब जो स्क्रीन होती है उस पर दिखाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, माइंड भी बोलते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। आप अगर कोई बोलते हैं कि माइंड ऑफ कंप्यूटर, आप मेमोरी पे चले जाएंगे। मेमोरी कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता। सीपीयू कंप्यूटर के शेष भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, डिवाइस आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उनसे कार्य करवाता है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीपीयू इनपुट प्राप्त करने के लिए मेमोरी को एक्सेस कर डाटा रीड करता है। सीपीयू को 3 भागों में जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सीयू, एएलयू और एसयू। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल भी आ जाता है, लॉजिक भी आ जाता है। अंकगणित में तार्किक इकाई। स्टोरेज यूनिट, मेमोरी अर्थात संग्रहण इकाई, अथवा या अथवा नहीं है। कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर में अनेक ट्रांजिस्टरों का तुल्य परिपथ होता है, मतलब समानांतर परिपथ होता है। वो आगे पीछे वो कंप्यूटर वाले जाने, हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन और इंटेल ने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया। इंटेल जो प्रोसेसर है वो अभी भी हाई लेवल की प्रोसेसर है, इंटेल कंपनी बनाती है और इंटेल प्रोसेसर ही प्रोसेसर के लिए जाने जाते हैं। काफी सारे मोबाइल्स में भी इंटेल का प्रोसेसर दिया था, asus के जेनफोन वगैरह सीरीज में दिया था, लेकिन ये कंप्यूटर में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन का बना होता है जिस पर छोटे छोटे स्लेट कनेक्टर लगे होते हैं, स्लॉट या कनेक्टर्स लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं, सीयू, एएलयू और इंटरनल बस। आंतरिक बस, बस मतलब जिसमें यूएसबी वगैरह लगाते हैं उसको बस बोलते हैं, बीयूएस। नियंत्रण इकाई सीयू। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस मेमोरी में डाटा स्थानांतरण करने और मेमोरी में डाटा को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजने का आदेश देता है। ये कंप्यूटर के समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है, इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। नियंत्रण इकाई है तो नियंत्रित करेगी सभी क्रियाओं को। कंट्रोल यूनिट एएलयू को यह बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है और प्रक्रिया के पश्चात परिणाम कहाँ संग्रहित होना है, मतलब स्टोरेज से रिलेटेड है। अब आ जाता है एएलयू, अंकगणित तार्किक इकाई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार कार्य करता है। एएलयू द्वारा अंकगणितीय क्रियाओं तथा लॉजिकल क्रियाओं को संपादित किया जाता है। सीधी सट एएलयू है तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल तो हो ही जाएगा। एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंकगणितीय संगणनाएं करने में सक्षम होता है। आप क्लास ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये पेपर में आएगा नहीं आएगा, पेपर में सब आएगा। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने से सारा समझ में आ जाएगा कि पेपर में कैसे आता है कैसे नहीं आता। तो आप क्लास पूरा लेना ना भूलें, आप ऐसा नहीं स्किप करके आगे पीछे करके ले लें। मेरा इसमें कोई इतना खास फायदा नहीं, मेरा चैनल भी अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। आप कभी सोचे, मैं आपकी आसानी के लिए ही ये कार्य कर रहा हूँ। एएलयू में अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर लगे होते हैं। गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य करता है, मतलब बिल्कुल ये ऐसे स्टोरेज परमानेंटली नहीं करता, क्षणिक मतलब कुछ देर के लिए प्रोसेस करता है जब तक ये स्टोरेज करता है। रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी सीपीयू की सबसे छोटी इकाई होती है। रजिस्टर मेमोरी का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी में डाटा बिट के रूप में होता है। रजिस्टर मेमोरी की स्पीड बहुत अधिक होती है। रजिस्टर मेमोरी किसी मेन मेमोरी को भाग नहीं होती, बल्कि ये वर्टिकल
के रूप में काम करता है, वर्टिकल मेमोरी के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी की देखो कैश मेमोरी, ये कैश असल में ये लिखा हुआ है। कैश मेमोरी में आपको सीधे समझा दूं, आप फोन यूज करते हैं, ज्यादातर अपन 2 3 4 एप्लीकेशन खोल लेते हैं। एक तो उनकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो तो रजिस्टर मेमोरी में हो गई, और कैश मेमोरी, अब हमने कोई व्हाट्सएप लॉगिन कर लिया या इंस्टाग्राम लॉगिन कर लिया, जो उसमें लॉगिन डाटा सेव हो रखा है वो कैश मेमोरी बोली जाती है। उसमें कोई आपने फोटो देखा वो लोड हो चुका है, टेलीग्राम में आपने कोई फोटो या कोई भी डाटा लोड किया है, लॉगिन किया, वो कैश मेमोरी में काउंट होगा। अगर आप उसको लॉग आउट कर दोगे तो उसमें कैश मेमोरी 0 हो जाएगी। लॉग आउट कर देंगे, क्लियर डाटा कर दोगे। कैश मेमोरी डाटा की प्रति कॉपी को सेव करके रखती है। कंप्यूटर प्रोसेस जब भी डाटा को रीड राइट करता है तो पहले कैश मेमोरी से ही एक्सेस करता है। जब उपयोगकर्ता किसी प्रोग्राम को रन करता है वो सामान्यतः हार्ड डिस्क में स्टोर होता है और प्रोसेसर सीधे हार्ड डिस्क की डाटा को प्रोसेसिंग के लिए नहीं ला सकता, इसलिए रैम का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी ज्यादातर रैम से रिलेटेड, आपके कई बार देखते हो बहुत से फोन में डायरेक्टली क्लियर लिखा होता है। जब आप रिसेंट एप्लीकेशन को क्लियर करते हो तो उसमें कैश मेमोरी क्लियर लिखा आता है, जो एंड्रॉइड फोन होते हैं ज्यादातर। आईफोन में ऐसा कुछ नहीं लिखा आता। कैश मेमोरी की स्पीड रैम से ज्यादा होती है, इसलिए प्रोसेसर सीधे कैश मेमोरी में डाटा का एक्सेस करता है और जिससे प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। जब प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया गया डाटा अगर कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो प्रोसेसर द्वारा उस डाटा को मुख्य मेमोरी से कैश मेमोरी में लाने का प्रोसेस कैश मैपिंग कहलाता है। मतलब कैश मैपिंग, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कैश मैपिंग, कैश मैपिंग क्या है? जो डाटा है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए डाटा आवश्यक होता है उसको मुख्य मेमोरी से रैम में लाने का जो कार्य होता है कैश मैपिंग होता है। कैश मेमोरी में लाने का कार्य होता है जो कैश मैपिंग। ये कैश मेमोरी है जो रैम से ही रिलेटेड है। ये ज्यादातर रैम की स्पीड पे डिपेंड करता है, कोई फोन कितनी स्पीड से चलेगा और कोई कंप्यूटर कितनी स्पीड से कार्य करेगा। सीपीयू कार्य करने के फेज मतलब चरण, इसको बोल हिंदी में सिंपली बोलेंगे चरण। फेचिंग, सबसे पहले ये स्पेलिंग गलत है, FETCHING आएगा। इस प्रक्रिया में सीपीयू द्वारा मेन मेमोरी से डाटा को प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है। डिकोडिंग, इस प्रक्रिया में सीपीयू कंट्रोल यूनिट के माध्यम से निर्देश को डिकोड करता है। जैसे हमने आवाज भेजी तो आवाज तो हमने रिकॉर्ड कर दी है तो हम सुन रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर थोड़ी नहीं ऐसे उस पर प्रोसेस काम करेगा। कंप्यूटर अपना एक दूसरे एप्लीकेशन को सुनाएगा, सुन रहे फलानी बात सुन रहे, ऐसे नहीं। डिकोडिंग उसमें आपकी भाषा होगी, उसके आवाज को उस भाषा में कन्वर्ट करेगा। एग्जीक्यूटिंग, इस प्रक्रिया में सीपीयू एलयू के माध्यम से निर्देश को क्रियान्वित करता है। स्टोरिंग, ये स्टोरेज से रिलेटेड है, परिणाम निर्देश को स्टोर किया जाता है, मेमोरी में रखते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी। हमने अभी तक कंप्यूटर के भाग पढ़ लिए हैं, तो अब आगे उसी भाग का है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का वह स्थान होता है, कंप्यूटर में मेमोरी वह स्थान होता है जहां उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश डाटा को स्टोर किया जाता है, जिसको हम हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोरेज स्पेस होता है जहां डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक निर्देश संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी अंक के रूप में स्टोर होता है। मैंने बताया था कंप्यूटर की खुद की भाषा होती है, वो बाइनरी अंक होते हैं, 0 1 1 1 0 0 और 1 इसका बाइनरी कोड होता है। कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार दो मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, द्वितीय सहायक मेमोरी, बाह्य मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप होते हैं मेमोरी में, जो ज्यादातर रिलेटेड होते हैं बाह्य और आंतरिक मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। इसमें थोड़ा अटपटा है इसलिए ध्यान से दें। अब देखो मेमोरी होगी, अब प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक की सहायक मेमोरी बाह्य मेमोरी बोल देते हैं। प्राथमिक मेमोरी होती है स्थायी मेमोरी, रैम और रोम। स्थायी मेमोरी रैम है, मैंने बताया था क्लियर डाटा हो गया उसमें खत्म, रैम का काम खत्म, स्टोर करेगा रोम में करेगा। रोम में आता है प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम, ये मतलब इनका फुल फॉर्म आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, उसमें ये स्टेज का होता है। स्थायी मेमोरी रैम, इसमें होता है डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, ये इसका प्रकार है एक तरीके से। द्वितीयक सहायक मेमोरी फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, मैन ड्राइव, पेन ड्राइव, ब्लू डिस्क, ये वह कैसेट वगैरह होती हैं, पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क में अलग से यूएसबी से लगा लेते हैं वे है। हालांकि रोम में हार्ड डिस्क आती है, लेकिन ये हार्ड डिस्क इसके लिए नहीं डायरेक्टली, ये अदर से एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क लगाई जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मेमोरी हमने मोटे मोटे तौर पर, अब प्राथमिक मेमोरी हम डीपली पढ़ेंगे थोड़ा। अन्य नाम मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, कोर मेमोरी बोलते हैं। ये प्राथमिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। आंतरिक मेमोरी में तात्पर्य कंप्यूटर की मेमोरी जिसका उपयोग इनपुट डिवाइस द्वारा प्रदान किए गए निर्देश, सूचना, प्रोग्राम इत्यादि को प्रोसेस करने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये मेमोरी कंप्यूटर में सर्किट के रूप में होती है जो मदरबोर्ड से सीधे जुड़ी होती है। इस प्रकार की मेमोरी डाटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है जिसे लोकेशनल सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल में एक निश्चित बिट होता है जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी के भी दो प्रकार है, देखो इसमें ये रहा, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी अविघटित मेमोरी, नॉन
वोलेटाइल टाइम मेमोरी, मतलब ये खत्म नहीं होने वाली मेमोरी। विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी डाटा को सेव करके रखती है। मतलब जैसे कई बार होता है हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप तो हालांकि बैटरी से रिलेटेड होता है, लेकिन कंप्यूटर में बैटरी रिलेटेड नहीं होता। बहुत से यूपीएस लगा रखे हैं, लेकिन बहुत से ने यूपीएस नहीं लगा रखे। अगर यूपीएस नहीं, अगर डायरेक्ट लाइट चले जाए कंप्यूटर में, जो डाटा सेव है वो ऐसे थोड़ी डिलीट हो जाता है हर बार। वो डिलीट नहीं होने का जो कार्य करती है वो स्थायी मेमोरी करती है। कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, जिसमें लाख लिखे निर्देश सूचना डाटा को मिटाया नहीं जा सकता और ना ही उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हमने कोई पीडीएफ सेव कर दी, हम उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकते उसमें। हालांकि हम पीडीएफ अगर हम पीडीएफ को एडिट करेंगे तो उसको पहले दूसरी मेमोरी में ले जाना पड़ेगा, रैम में ले जाना पड़ेगा, स्थायी मेमोरी में ले जाना पड़ेगा। और रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भंडारित कर दी जाती हैं। रोम में डाटा डालने को बर्न कहते हैं। रोम में डाटा डालने को क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। रोम में मुख्यतः दो प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, जिसका प्रयोग, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लेकिन ये इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में बूटिंग संबंधी कार्य करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर को चालू करना और बंद करना है, जो वो बूटिंग में आता है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहलाती है। बूटिंग के प्रकार, कोल्ड बूटिंग, पूर्णतः बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग, कंप्यूटर चालू करके कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू करने की प्रक्रिया को, अर्थात रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। अपन रीसेट अपन बोल देते हैं मेवाती भाषा में, रीसेट, रीसेट नहीं, रिस्टार्ट, रिस्टार्ट या रिस्टोर। हालांकि रीसेट अलग चीज हो जाती है, ये रीस्टार्ट से पुनः चालू करना, रीस्टार्ट इंग्लिश में बोले तो पुनः चालू, रीस्टार्ट, और हिंदी में बोले तो पुनः चालू। फर्मवेयर, ये फर्मवेयर, अब मैं आपको फर्मवेयर का मतलब बता दूं। जो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है उसको फर्मवेयर ही बोलते हैं। ये कंप्यूटर में मूलभूत निर्देशों का समूह होता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर विभिन्न प्रकार कार्य को कार्यान्वित करता है। जैसे हमने कहा यार ये फोन डेड हो गया, इस सॉफ्टवेयर डालेगा इसमें, तो मतलब उसकी फर्मवेयर है जो कहीं से खत्म हो गई है या कोई करप्ट हो गई है, उसमें जब तक फर्मवेयर नहीं डालेंगे फोन कार्य नहीं करेगा। अब आ गया रोम। रोम के भी तीन प्रकार हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम, आपने देखा था वहां पे। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम। ये तीनों टाइप रोम के हो गए। रोम, रोम मतलब प्रोम। अब सबसे पहले प्रोग्राम प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। इसमें डाटा निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, जिसमें एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद बदला नहीं जा सकता। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? निम्न में से कौन सी ऐसी कौन सी रोम है जिसमें डाटा कभी भी नहीं बदला जा सकता? सबसे पहले प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसको रीड कर सकता है कंप्यूटर, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। अब आगे इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम में प्रोग्राम लिखने के बाद पराबैंगनी UV विकिरण, इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है किससे क्लियर होता है? पराबैंगनी किरणों की सहायता से बदला जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल इसमें आता है, इसमें डाटा को विद्युत तरंगों की सहायता से हटाकर नए प्रोग्राम लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता जिसमें प्रोम, ईप्रोम में पराबैंगनी, और ई ही प्रोम है जो उसमें विद्युत तरंग हो। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोड के और ऐड कर लेना। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डाटा को हटाने के लिए सर्किट से निकालना नहीं पड़ता, मतलब अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। अस्थायी मेमोरी, इस मेमोरी कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ये मेमोरी विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद अपने डाटा को सेव नहीं रखती। जैसे रैम, आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, जैसे यूट्यूब चला रहे हैं, आपकी डाटा चलेगी, आपको फोन, मान लो फोन स्विच ऑफ हो गया या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी आपने काट दी, तो आपको वो यूट्यूब एप्लीकेशन बंद मिलेगा। फोन में ज्यादातर रिसेंट एप्लीकेशन मिल जाता है, लेकिन जैसे स्क्रीन पर हमने छोड़ा था वैसे स्क्रीन पर हमको नहीं मिलेगा। ये अस्थायी मेमोरी का कार्य है जो सेव नहीं कर सकती। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट डिवाइस की सहायता से दिए गए डाटा, निर्देश, सूचना तथा प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से पहले इस मेमोरी में रखा जाता है। मैंने बताया था कोई भी कार्य करोगे तो रैम का उसमें सहायता लेनी पड़ेगी। प्रोसेसर आवश्यकता के अनुसार इस मेमोरी को डाटा को प्रोसेस कर सकता है। इस मेमोरी में उपयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार किसी भी निर्देश को लिख व बदल सकता है। अस्थायी मेमोरी होती है, इसमें प्रोसेस किए गए डाटा को सिस्टम बंद होने के साथ डिलीट कर दिया जाता है। मैंने बताया था ये रैम का ही कार्य। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से बने सिम्स इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स में लगाया जाता है। एक फिक्स सर्किट होता है रैम, उसको कंप्यूटर में जैसे सॉकेट टाइप का होता है, बस टाइप का होता है, उसमें टैग कर दिया जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है। उसमें जो फिजिकली जो हार्डवेयर का काम है वो बता रहा हूँ।
फिर उसको जो मदरबोर्ड है उसमें प्रोसेस करके उसको एक्सेस करता है और कार्य करने में मदद लेता है उसकी। रैम के प्रकार दो हैं, एस रैम, डी रैम। डी रैम की तुलना में एस रैम तेज होती है। एस रैम मतलब ऐसे समझ लेना, स्पीडी रैम। एस रैम की रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आप बार बार रिफ्रेश मारते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मारा रिफ्रेश, ये एस रैम को करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो दूसरी है डी रैम, उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता हो जाती है। बस यही फर्क है इनमें। अब आते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसर, सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के मध्य किया जाता है। कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें एसरैम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कैश मेमोरी मैंने बताया था क्लियर हो जाती है, डाटा क्लियर हो जाता है कैश का, आप क्लियर कर सकते हैं। कैश मेमोरी को प्रयोग बार बार प्रयोग में ले जाने वाले डाटा को अधिक तेज गति के साथ साथ एक्सेस करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी रजिस्टर मेमोरी के बाद दूसरी सबसे तेज मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी हमने अब तक फर्स्ट मेमोरी पढ़ी थी, प्रथम मेमोरी पढ़ी थी। इसमें इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर डाटा और सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, जैसे हम कोई भी शादी वगैरह की वीडियो वगैरह, ग्राफी वगैरह है, उसको कैसेट या पेन ड्राइव में सेव करके परमानेंटली रख लेते हैं, वो स्थायी रूप में सेव हो जाती है। इस डाटा को बदलाव और डिलीट भी किया जा सकता है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, वे डाटा को एक्सेस करने के लिए गति प्राथमिक मेमोरी में धीमी होती है। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, डाटा को एक्सेस करने की गति देखो, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी। डाटा को एक्सेस करने की गति का आधार पर मेमोरी क्रम है। सबसे पहले रजिस्टर है, सब उसके बाद कैश है, मुख्य मेमोरी, फिर सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी है जो द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं, ये इसकी स्पीड सबसे कम में होती है और सबसे ज्यादा होती है रजिस्टर मेमोरी की। कैश मेमोरी भी स्पीड होता है लेकिन रजिस्टर मेमोरी के मुकाबले कम। महत्वपूर्ण द्वितीयक मेमोरी युक्तियां कौन सी है? ये आपको इतने इंपॉर्टेंट है जितने पूरा टॉपिक पढ़ लिया हमने। फ्लॉपी डिस्क है। सबसे पहले हम कैसेट का इस्तेमाल करते थे। डिस्क माइलर प्लास्टिक से बने थे, जिस सतह पर आयरन ऑक्साइड चमकीला पदार्थ होता है, वो लेप होता है। फ्लॉपी कैसेट बोलते थे जिसको हम गोल गोल कैसेट होती है, सीडी बोलते हैं, सीडी। हालांकि सीडी अलग डिस्क हो जाती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क भी उसी में से रिलेटेड है। फ्लॉपी डिस्क की दोनों सतहों पर हार्ड डिस्क के समान संकलित टेक्सचर और सेक्टर बने होते हैं। इन्हीं को टेक्स्ट को सेक्टर, मतलब इसमें टेक्स्ट वगैरह इंक्लूड होते हैं अंदर ही ट्रैक्स में, उनको रीड करते हुए कोई भी विशेष परिपथ दिया जाता है, रीड करके हमारे सामने वीडियो है या कोई म्यूजिक है उसको पेश करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1973 में एलन सरगत द्वारा किया गया था। फ्लॉपी डिस्क को प्लास्टिक के आवरण में रखा जाता है जिसका एक भाग खुला है, जिसमें रीड राइट के डिस्क को संग्रहित प्राप्त कर सके। खुले भाग को एक्सेस विंडो कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क को आकार तथा क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया, माइक्रो फ्लॉपी और मिनी फ्लॉपी। इसका 3.5 इंच साइज होता है, इसका 5.5 इंच साइज होता है। क्षमता 1 मेगाबाइट, मतलब ये एमबी में, मतलब फ्लॉपी डिस्क के जो एमबी से रिलेटेड है, और उसका 1.20 मेगाबाइट मिनी में, ज्यादा बड़ी है नहीं। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी उससे ज्यादा होती है। हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया। हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसमें बहुत सी सूचनाएं, देखो सिस्टम यूनिट के अंदर भी लगी होती है। हार्ड डिस्क को हम एक्सटर्नल भी बाहर से यूएसबी से भी लगा सकते हैं। हालांकि ये रिमूवेबल मेमोरी है, इसको हम हटा भी सकते हैं अगर चाहे तो। रैम को भी हटा सकते हैं, लेकिन इतना प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में कुछ ना कुछ ऐसा पहले दिया होना चाहिए। अगर हम रैम को हटा ले तो रैम कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देगा। हार्ड डिस्क को अगर हटा लेंगे तो कंप्यूटर वर्क करना बंद नहीं करेगा, जिसमें डाटा स्टोरेज किया हुआ है वो नहीं शो होगा। बस इसमें बहुत सी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित होते हैं। हार्ड डिस्क के सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होने के कारण ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित डिस्क प्लेटर का समूह होता है। प्रत्येक प्लेटर पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। इसमें भी अंदर छोटी छोटी चुंबकीय ऑक्साइड से लेपित प्लेट होती हैं। इसके दोनों सतह पर संकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। डाटा इन ट्रैक्स और सेक्टर, मतलब फ्लॉपी डिस्क का बड़ा रूप है, लेकिन इसमें स्टोरेज क्षमता है जो इससे ज्यादा होती है। चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय पद्धति स्टोरेज डिवाइस है। देखो, आपने कैसेट दो तरीके की देखी होंगी, एक तो ये होती है और एक ये होती है। इसमें गोल गोल ये होते हैं, इसमें ज्यादातर म्यूजिक वगैरह, और इसमें रील लगी होती है, इसमें ये लेप होता है, लेप, और ये गोल होती है, इसमें बीच में एक छेद होता है। डिवाइस का प्रयोग सामान्यतः वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर में किया जाता है। इसमें प्लास्टिक टेप की चुंबकीय पदार्थों का लेपन होता है। प्लास्टिक टेप मैंने बताया था, प्लास्टिक की टेप होती है ये। इसका प्रयोग कंप्यूटर्स में डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। अभी हालांकि इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कार्टेड कार्टेडस टेप, इसका प्रयोग सामान्यतः ऑडियो डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी चौड़ाई चुंबकीय टेप की तुलना में कम होती है। बस यही सेम है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई कम होती है। ऑप्टिकल डिस्क, यह कैसेट, जो मुख्य कैसेट है ये है।
ऑप्टिकल डिस्क में डाटा लेजर, ये वाली कैसेट में बता रहा था, गोल वाली। डाटा रीड और राइट किया जा सकता है, रीड मत पढ़ना, इसको रीड पढ़ना। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा सर्पिलाकार आकृति में स्टोर होता है, मतलब गोल आकृति, सर्पिलाकार, लहरदार। महत्वपूर्ण ऑप्टिकल डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बोलते हैं जिसको हम। कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में 4 लेयर होती हैं। आपको कभी भी कैसेट, कोई गोल्ड कैसेट मिल जाए, आप उसको तोड़ देख लेना, उसमें अलग अलग लेयर 4 मिलेंगी। कॉम्पैक्ट डिस्क में संग्रहित डाटा एक सर्पिलाकार ट्रैक होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क को 2 भाग में गया, सीडी रोम और सीडी वोरम। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी बोलते हैं, जो भी सीडी से रिलेटेड है। डीवीडी के प्रकार नॉर्मल डीवीडी और मिनी डीवीडी। इनका व्यास रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसकी क्षमता रट लेना। उसकी नॉर्मल डीवीडी उसकी क्षमता ज्यादा है, मिनी डीवीडी की क्षमता कम है। ब्लू रे डिस्क ये भी सेम है बातें, ऑप्टिकल डिस्क के माध्यम से ये सेम ही है ब्लू रे डिस्क। अब आ गया पेन ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और अभी ये भी रनिंग में है। इसे फ्लैश ड्राइव, मेमोरी ड्राइव, थंब ड्राइव, यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है। थंब मतलब अंगूठे के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें यूएसबी के पार्ट से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर मैंने बताया बस में घुसाया जाता है इसको, यूएसबी जहाँ पे लगती है, और वहां पे इसमें जो भी कोई रीड राइट डाटा करना है, इसमें ट्रांसफर वगैरह करना है या इससे कंप्यूटर में लेना है, कर सकते हैं। आसानी से फाइलों को स्थानांतरण संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव प्लग एंड प्ले डिवाइस है, मतलब प्लग करो और इसको प्लग करो। फ्लैश मेमोरी, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेटअप बॉक्स में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हटाया जा सकता है। इस मेमोरी की स्थायी मेमोरी, मतलब वाईफाई वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो मेमोरी। जिप ड्राइव, जिप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क की तरह संगत चुंबकीय माध्यम में। पहले देखो सुनो, जिप ड्राइव अब ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो गया है, लेकिन पहले जिप ड्राइव था, हार्डवेयर था। सिक्योर डिजिटल कार्ड, एसडी कार्ड, ये अपना जिसको अपन बोलते हैं चिप, 1 GB चिप, 2 GB चिप, जो इसमें हम म्यूजिक वगैरह स्टोर करते थे, वो एसडी कार्ड बोलते हैं। डिजिटल कैमरा डीएसएलआर किया जाता है। एसडी कार्ड में अतिरिक्त लॉकिंग स्विच होता है, जिसको डाटा एमएमसी लिखने और पढ़ने लिखने में डिलीट किया, मतलब उसको क्लियर भी किया जाता है, रीसेट लगाया जाता है, फॉर्मेट मार देते हैं। पहले गाने भरवाते थे, म्यूजिक भरवाते थे, फिल्म भरवाते थे, कीपैड फोन। अब हालांकि फोन में स्टोरेज बढ़ा दिया है, लेकिन चिप अब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ फोन में आता है ऑप्शन। और आता है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ये हार्ड डिस्क के जो पोर्टेबल है, ये बाहर से पोर्ट लगाई जाती है, और ये सेम, कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी क्या है। अब ये है पढ़ने लायक। कंप्यूटर मेमोरी तथा स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर मेमोरी की इकाई मेमोरी यूनिट कहा जाता है। अब मेमोरी यूनिट क्या है वो देखेंगे। सबसे छोटी यूनिट है बिट, BIT, बिट। उससे बड़ी है बाइनरी डिजिट, बिट है जो बाइनरी डिजिट, मैंने बताया कंप्यूटर की भाषा है 0 और 1। अब 4 बिट आ गया, उसको बोलते हैं निबल। 1 बिट भाई सबसे छोटी इकाई होगी 1 बिट, और 4 बिट का समूह हो गया, उसको बोल देते हैं निबल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। 4 बिट के समूह कहते हैं निबल। कंप्यूटर के एक शब्द 8 बिट मिलकर बनता है, इसलिए स्टोरेज माध्यम की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। कंप्यूटर में कोई भी एक शब्द बनाएंगे वो 8 बिट से मिलकर ही बनेगा। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। अब इससे बड़ा देखो, ये मेमोरी इकाइयां, इसकी मेमोरी इकाइयां आगे देखो। 1 बिट एक बाइनरी नंबर हो गया, 1 बिट 8 बिट 2 निबल हो गया, मतलब इन 4 बिट में 1 निबल हो गया, 8 बिट में 2 निबल हो गया। 1 मेगाबाइट एमबी में 1024 किलोबाइट हो गई। नहीं, ये गलत है, 1024 किलोबाइट नहीं है। अगर 1024 लिखना तो किलो नहीं लिखना था इसको। तो 1 MB में क्या है, 1024 बाइट हो गई, और 1 TB में 1024 गीगाबाइट हो गई। जीबी मतलब पहले जीबी में ले लेते, और 1024 MB है, जो 1024 MB है, उसके बराबर 1 GB है। 1 GB में कितने में वो होती है, 1024 MB। ये याद कर लेना, इसमें दे नहीं रखा। और अब आता है टीबी। टीबी मतलब हम वैसे नॉर्मली रेंडमली बोल देते हैं 1000 GB, 1024 GB होता है, उसको बोलते हैं टीबी। फिर एक एक्साबाइट हो जाएगा 1024 पेटाबाइट। अब इनको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे दे रखा है। 1 निबल 4 बिट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1 GB 1024 MB, 1 पेटा। अब इनको आगे रटने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ आप टीबी तक याद कर लेना। यह टीबी तक हमने कर ली, यही तक पूछा जाता है, अभी तक पूछा नहीं गया। अब कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं उसको अगले भाग में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आप हमारी क्लास से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और इसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और PDF का पासवर्ड होने वाला है 765
4। पीडीएफ का पासवर्ड होने वाला है, याद कर ले, 7654। ओनली 4 डिजिट का पासवर्ड होने वाला है पीडीएफ का पासवर्ड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई लड़का या लड़की तैयारी कर रहे हैं, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।